चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें एनसीएफ 2005 है और एनसीएफ 2023 है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर सी टेट में देखने को मिलते हैं और मैं सिर्फ इस यहाँ पर की नोट्स ही लेकर आया हूँ। इसमें केवल जो मेन मेन पॉइंट्स है जिसको हमें याद करना ही करना है वही लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एनसीएफ 2005। इसको देखने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो पढ़ने के लिए फॉलो ज़रूर करें। चलिए देखिए, एनसीएफ 2005, एनसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि इसका जो प्रश्न मतलब इसका जो सार है वो क्या निकलता है कि एनसीएफ 2005 एक नेशनल लेवल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक नेशनल लेवल गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जो कि स्कूल एजुकेशन के पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिक्रम के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ 2005 तो ठीक है, इससे पहले और कितने एनसीएफ आए हैं? तो इससे पहले 3 और एनसीएफ थे। ठीक है, जिस जैसे कि फर्स्ट एनसीएफ है 1975 में आया था। यह जो है मुख्य फोकस इसका क्या था? ईवीएस पर था, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पर था। फिर दूसरा जो एनसीएफ आया था 1988 में, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे को हम प्ले योजना यानी कि खेल विधि से उसको अधिगम कराएंगे। ठीक है, फिर जो थर्ड एनसीएफ आया था 2000 में, उसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे की बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बाल केंद्रित जो पद्धति है वो 2000 से स्टार्ट हो गई। फिर एनसीएफ 2005 अभी हम पढ़ने वाले हैं और एनसीएफ 2023 इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब देखिए एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसको आपको याद करना ही करना है कि एनसीएफ 2005 का जो अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ठीक है, और एमएचआरडी के द्वारा जो ये डॉक्यूमेंट है एनसीएफ 2005 ये बना है। ठीक है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है अगर पूछेगा तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा। और जो एनसीएफ 2005 है इसका गठन जो है वह प्रोफेसर यशपाल शर्मा और उसकी कमेटी के साथ में और एमएचआरडी है ना, ये तीनों कर मिल करके क्या बना है? इस डॉक्यूमेंट्स को बनाया है। ठीक है, सदस्य कितने थे इसमें? तो 38 सदस्य थे। संचालन समिति के 35 सदस्य थे और एनसीईआरटी के कितने थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, ये भी आपको याद करना ही करना है। फिर आता है एनसीएफ 2005 के निर्माण की जो स्वीकृति है वो किसने दी है? तो कैब के द्वारा मिली थी। किसके द्वारा मिली थी? कैब के द्वारा। इसको बोला जाता है केंद्रीय एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। इसके द्वारा एनसीएफ 2005 को क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी। फिर आता है एनसीएफ 2005 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1968 और 1986 के आधार मानकर के तैयार किया गया है। अब जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया अभी हम पढ़े नहीं है, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही जानिए कि एनसीएफ 2005 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1968 इन दोनों को आधार मान करके क्या किया गया है? तैयार किया गया है। एनसीएफ 2005 में जो 3 भाषा सूत्र है वो कैसी चलती है? तो देखिए इसमें एक स्थानीय भाषा होती है, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, किसी राज्य में पढ़ा रहे हैं तो राज्य का एक क्षेत्र भाषा होगा, चाहे कोई सा भी राज्य रहे। ठीक है, और एक हिंदी होगा जिसे हम राजभाषा कहते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज होगी इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्या है? एक क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी है और इंग्लिश। ये 3 भाषा सूत्र को लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत थे। ये भर भर के इसका क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो उसके काम आए, यानी कि केवल हमें बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना है बल्कि उसको बाहरी ज्ञान के साथ में क्या करना है? जोड़ना सिखाना है। ठीक है, रटने के बजाय समझने पर जोर देना है। बच्चे को हमें पाठ्य पुस्तक को रटवाना नहीं है बल्कि समझाना है। क्या कराना है? समझाना है। ठीक है, बालकों का चहुमुखी विकास करना, यानी कि बालक का 360 डिग्री हमें क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, सभी पक्षों का विकास करना, वही कहलाता है चहुमुखी विकास। ठीक है, अब जो मैं 360 डिग्री कह रहा हूँ ये जो है वह एनसीएफ कहाँ से आया है? तो एनसीएफ
2023 से आया है, ठीक है। 23 में इसका जिक्र है और 1986 के जो एनईपी है उसमें भी जिक्र है, ठीक है। पाठ्यक्रम को लचीला बनाना इसका चौथा उद्देश्य है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको बोझिल नहीं बनाना है बल्कि लचीला बनाना है, बच्चे उसको पढ़े समझे और आनंद ले, है ना। ऐसा हमें क्या अलग बनाना है, पाठ्यक्रम को बनाना है, ठीक है। लोकतांत्रिक देश प्रेम की भावना का विकास होगा कि देखिए इतना सब चीज़ होगा तो बच्चे में क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश प्रेम की भावना का हम विकास कर पाएँ। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग हम एनसीएफ को बनाए हुए हैं, यानी कि ये जो एनसीएफ बना है उसको बनाया गया है, ठीक है। अब जो एनसीएफ 2005 है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। इंक्लूसिव एजुकेशन को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा बोला जाता है। अब देखिए समावेशी शिक्षा होता क्या है, तो समावेशी शिक्षा कहने का मतलब है जो निचले स्तर में जो लोग हैं, है ना, जैसे कि एसटी एससी ओबीसी और बहुत सारे और कैटेगरी के आते हैं, तो उन सभी को बिना भेदभाव जाति धर्म लिंग समुदाय को उनको न देख करके हम उसको क्या देंगे, समान शिक्षा देंगे। वही क्या कहलाता है, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 का जो की पॉइंट है, यानी कि किस किस चीज़ पर एनसीएफ 2005 जो है वह फोकस करता है ना। तो सबसे पहली फोकस करता है वो चाइल्ड सेंटर्ड पर, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर। फिर आता है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि सीखने को ऐसा बनाना है कि बच्चे को बोझ न लगे, है ना। फिर तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड यानी कि हमें बच्चे को कर कर के उसको एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है। बच्चा जो है किसी पाठ को सीख रहा है तो उस पाठ को वो करे और सीखे, है ना, इस पर जोर दिया जाता है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि जो टीचर है वो सहायक का काम करेगा, मार्गदर्शक गाइड का काम कर सकता है, यानी कि वो एक क्या करेगा, एक सहायक होगा बच्चे के सीखने के लिए, ना कि उसको निर्देश देगा, ठीक है। यानी कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन देगा मतलब कि वो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो उसको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, है ना, फैसिलिटेट करेगा, ये सब करेगा। लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा है, तो जॉन डीवी ने कहा है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था, ठीक है। तो हमें बच्चे को करके सिखाना है ना, बच्चा करके सीखे, यही तो एनसीएफ 2005 कह रहा है, ठीक है। तो ये उसके की पॉइंट्स है और इसी से प्रश्न जो है वह बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एनसीएफ 2023 को। चलिए देखिए एनसीएफ 2023 को। अब देखिए एनसीएफ 2023 क्या कहता है, ये भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। मतलब कि 2005 में अगर कोई भी चीज़ जो है वह कमियां रह गई थी या किसी चीज़ में सुधार किए करने की आवश्यकता थी, तो उसको सुधार करके एनसीएफ 2005 को 2023 बनाया गया है, ठीक है। देखिए इसको पब्लिश्ड कब किया गया है, देखिए पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ 2023 को पब्लिश किया गया था 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। 23 23 याद रखेंगे और अगस्त को याद रखेंगे, ठीक है। तो 23 अगस्त 2023 को इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। एनईपी 2020 के दिशा निर्देश पर आधारित है, यानी कि एनसीएफ 2023 किसके दिशा निर्देश पर आधारित है, ये पूछेगा, प्रश्न बनेगा तो एनईपी 2020 के दिशा निर्देश पर आधारित है, ठीक है। अब जो एनसीएफ है इसमें कहाँ से कहाँ तक की शिक्षा की बात की गई है, तो 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। कहाँ से, 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहा गया, ठीक है। और कैसी शिक्षा देना है बच्चों को, तो एकीकृत पाठ्यक्रम के माध्यम से देना है, यानी कि बच्चे को एकीकृत तरीके से हमें पढ़ाना है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लैंग्वेज लर्निंग की बात की गई है, भाषा अधिगम।
भाषा अधिगम कैसी होनी चाहिए, तो देखिए कक्षा 9वीं और 10वीं में 3 भाषा सिखाई जाएगी। यानी कि अगर कोई बच्चा जो है वह कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ रहा है, तो उसको कम से कम 3 लैंग्वेजेस लेनी ही होगी। जिसमें से 2 लैंग्वेज क्या होंगी उसकी, उसकी मात मतलब कि देखिए 2 लैंग्वेज जो है वह क्या होनी चाहिए, एक तो क्षेत्रीय भाषा यानी कि मातृभाषा के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है? और एक भाषा जो है वह क्या होनी चाहिए, एक फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है? और कक्षा 11वीं 12वीं में 2 भाषा की बात की गई है, जिसमें एक भाषा जो है वह आपके मातृभाषा या मतलब देश की भाषा होनी चाहिए, और एक जो है वह क्या होनी चाहिए, विदेश यानी कि अंग्रेजी या कोई सी भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। यानी कि 2 भाषा में एक भाषा जो है वह भारत की होगी और एक भाषा जो है वह कहाँ की होगी, विदेश की होगी। ऐसे ही 9वीं 10वीं में 2 भाषा भारत की होगी, यानी कि एक क्षेत्रीय हो सकता है, एक हिंदी हो सकता है ना, और तीसरा जो होगा वो किसका होगा, इंग्लिश या फिर अदर जो लैंग्वेज हो सकता है ना। अब देखिए बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कैसे होगा, इसके बारे में भी एनसीएफ 2023 में बताया गया कि एक अकादमिक वर्ष में 2 बार परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यानी कि अब अगर बच्चा जो है वह एनसीएफ 2023 के अनुसार अगर पढ़ेगा बच्चा, तो बच्चे को 9वीं 10वीं हो चाहे 11वीं 12वीं हो, उसको सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम देने होंगे। यानी कि जो 6-6 वर्ष में एग्ज़ाम होता है, वैसे ही कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम होते हैं 6-6 वर्ष में, वैसे ही सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वह अब 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए होंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, तो इसका जो मेन उद्देश्य था 2 बार परीक्षा करने का, उसका मेन उद्देश्य है छात्रों को जो पुस्तकीय दबाव था, है ना? उसको कम करना था, ठीक है? अब देखिए अलाइनमेंट विद एनईपी 2020, यानी कि 2020 एनईपी है, उसके अलाइनमेंट में जो पुस्तकें हैं वो कैसी होनी चाहिए, पुस्तकें मोर कॉन्टेक्सचुअल होनी चाहिए। यानी कि पुस्तक जो है वह रटने जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए यानी कि वास्तविक रूप में होने चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होने चाहिए यानी कि भविष्य को देखकर बने होने चाहिए, ठीक है? करंट कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, जो वर्तमान में जो चल रही है वो सारे चीज़ जो है वह पुस्तक में समावेश किए जाएंगे। रिलेवेंस होने चाहिए, वो परिवर्तनीय होने चाहिए, ठीक है, ऐसी बात की गई है। चौथा पॉइंट कहा गया है अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों में परिवर्तन। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा जो है वह किसी भी विषय को ले सकता है। कब ले सकता है, जब वह 11वीं से 12वीं में होगा। तो देखिए कक्षा 9वीं और 10वीं में 7 विषय बच्चे ले सकते हैं। कितने विषय, 7 विषय अनिवार्य रूप से लेना ही लेना है सभी बच्चों को, ठीक है? जिसमें से तो 3 आपके लैंग्वेजेस होंगे और 4 जो है वह अन्य सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है? इसी प्रकार जो 11वीं और 12वीं है, इसमें 6 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें 2 आपके लैंग्वेज आ जाएंगे, और इसमें जो बाकी के जो 4 सब्जेक्ट और बच जाएंगे, उसमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो गणित ले सकते हैं, अगर आप गणित के साथ में बायो में इंटरेस्टेड हैं तो बायो ले सकते हैं, केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, मतलब कि किसी भी विषय को आप स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं, ठीक है? उसी को क्या कहा गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है 5वां पॉइंट। देखिए 5वां पॉइंट क्या है, छात्रों के लिए लचीलापन और विकल्प। यानी कि छात्रों को जो लचीलापन देना है, विकल्प देना है, एक से अधिक विषय चुनने की इसमें क्या थी, आज़ादी थी, ठीक है? पाठ्येतर गतिविधियां या पाठ्यक्रम संबंधी तथा व्यावसायिक एवं अकादमिक विषयों के बीच कोई भी विभाजन नहीं होगा। यानी कि पहले क्या था कि गणित वाले जो है वह बायो नहीं पढ़ सकते हैं, बायो वाले गणित नहीं पढ़ सकते, है ना, गणित बायो वाले आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। तो इस प्रकार से क्या था, सब्जेक्ट जो है वह विभाजित था। तो अब ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट कैसे होंगे, एकीकृत होंगे, क्योंकि मेन फोकस क्या है कि 3 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को हमें कैसी शिक्षा देनी है, एकीकृत शिक्षा देनी है। इसीलिए ये पॉइंट कहा गया है कि अब कोई भी विभाजन रेखा नहीं होगी किसी भी विषय और किसी भी पाठ्यक्रम और किसी भी सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है? प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन होगा। कैसा मूल्यांकन होगा, प्रदर्शन आधारित। बच्चे के अब प्रदर्शन को देख करके हम मूल्यांकन करेंगे, न कि बच्चे के देखिए पहले क्या होता था कि ये बच्चा जो है वह मेरे से ज़्यादा बात करता है या मेरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करते रहता है, तो मैं इसको 2-4 नंबर ज़्यादा दे दूँ। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब हम बच्चे स्कूल में जैसा प्रदर्शन करेंगे उसके अनुसार हम उसको मूल्यांकन और अंकित करेंगे, ठीक है?
फिर बात की गई है पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया गया है, यानी कि पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया गया है, ये बात याद रखेंगे। एनसीएफ 2023 में जो 5+3+4 जो संरचना थी एनईपी 2020 की, उस संरचना का समावेश इसमें भी किया गया है। ठीक है, आठवां क्या है, आठवां जो पॉइंट है करिकुलर एरियाज। देखिए करिकुलर एरियाज कहने का मतलब है कि जो हमारा विषय है ना, हम जब 9वीं में प्रवेश करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, मान के चलो कि 8 करिकुलर एरियाज हैं। ठीक है, ये एरियाज 8 करिकुलर एरियाज हैं, तो उन करिकुलर जो एरियाज हैं 8 अलग अलग विषय हैं, तो उन विषयों को के भी दो दो भाग हैं। ठीक है, जिसको इसेंशियल कोर्स कहा गया है। ठीक है, मतलब कि 8 तो विषय हैं और सभी 8 विषयों के क्या है, मतलब कि हर विषय के दो अलग अलग क्या है और उप विषय हैं, यानी कि कोर्स हैं। ठीक है, तो कितने, 8 करिकुलर एरियाज और 16 इसेंशियल कोर्स, ये याद रखेंगे। इतने बच्चे को कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं में पढ़ने हैं। अब देखिए एक है 5 परत। 5 परत की बात की गई है, लेयर्स की बात की गई है, 5 लेयर्स की बात करी गई है, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, दूसरा आता है लाइफ फोर्स एनर्जी लेयर, तीसरा आता है माइंड लेयर, और चौथा आता है इंटेलेक्चुअल लेयर, और पांचवा आता है इनर सेल्फ, यानी कि आनंदमय कोष। तो इस प्रकार से कितने कोष की बात की गई है, तो 5 कोष की एनईपी 2023 में बात, सॉरी, एनसीएफ 2023 में बात की गई है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है पंचादी। देखिए अब ये पंचादी क्या है, ये एग्जाम में बना हुआ है ईएमआरएस में। ठीक है, ईएमआरएस में ये एग्जाम में आया हुआ था क्रम जमाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो निम्न स्तर है वो है अदिति, फिर आता है बोध, यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेगा, या सॉरी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बोध यानी कि बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग, है ना। फिर बच्चा जो है, अगर इन हमने बच्चे को कोई इंट्रोडक्शन दिया, बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा, बोध करेगा, यानी कि उसको उस चीज़ को समझेगा, फिर उसको क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, फिर उसको क्या करेगा, अभ्यास करने के बाद में उस चीज़ को वो प्रयोग करेगा, और प्रयोग करने के बाद में वो क्या करेगा, दूसरों को बताएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले टीचर जो है वह इंट्रोडक्शन देगा, बच्चे उसको समझेंगे, यानी कि बोध स्तर में चला गया, फिर उसको प्रयास मतलब अभ्यास किया जाएगा, फिर क्या होगा एप्लीकेशन, फिर क्या आ जाएगा हमारा उसका प्रसार करना। ठीक है, तो ये पंचादी जो है वह इंपॉर्टेंट है, ईएमआरएस में अभी अभी करंट में 2025 में बना हुआ था। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ट्रेन के आवाज़ को मैं कम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ वो कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी, तो यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ जो है वह मतलब ट्रेन आती जाती रहती है, तो उसका आवाज़ आ ही जाता है। ठीक है, बंद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन आ ही जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग निगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कल पढ़ने वाले हैं कुछ इसी को और देखेंगे, है ना। एनईपी को देखेंगे 2020 को, और एक है आरटीई एक्ट 2009, है ना। ये दोनों से भी क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं, मतलब कि इन चारों से लगभग लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है।